ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर होंडा सिटी कार रोजमर्रा की तरह आती है, तो आके रुकती है। उस पे लोगों की नजरें होती है। दरअसल उसमें से एक पुलिस वाला रोज उतरता है और चाबी का छल्ला अपने हाथ में घुमाते हुए अपने ऑफिस में जाता है और जाने के बाद वो अपने काम में बैठ जाता है। काम बड़ी ईमानदारी से करता है। लोगों को ध्यान भी उसके तरफ रहते हैं। अब इस ऐसी स्थिति में आज यानी कि 6 सितंबर 2025 की दोपहर 3 बजे के आसपास जब कार आके रुकती है, तो अब तक जितने बार भी कार रुकती थी, अब की बार कुछ नई बात थी। नई बात इसीलिए थी, इस कार की डिक्की के अंदर एक लाश थी और उस सिपाही को बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी खौफ नहीं था। वो अपने चेहरे पे ऐसा कोई भाव नहीं लेकर आना चाह रहा था, जिससे कि किसी को ये पता चले कि उसकी कार के अंदर एक लाश रखी हुई है। वह आराम से अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा था, जो जिसको बुला रहा था, जिसको जो इसके सीट पे आ रहा था उसका भी काम कर रहा था। जैसे ही छुट्टी का वक्त होता है, जो अपनी गाड़ी के पास जाता अपने अधिकारी के पास जाता है और कहता है, साहब मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो साहब उसको छुट्टी दे देते हैं, अब जा सकते हो। यहाँ से जब वो गाड़ी में बैठ रहा है, तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठ रहा है तो परेशान सा हो रहा है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लाश का मैं क्या करूं, इसे कहाँ लेकर जाऊं। तभी उसके दिमाग में आता है कि वो अपने भतीजे को फ़ोन करता है। भतीजे को फ़ोन करने के बाद कहता है कि मुझसे एक कत्ल हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस लाश को कहीं भी छुपाने में, इसके दफनाने में या कुछ करने में, इसमें सेटल करने में इसकी मेरी मदद करो। भतीजे ने ये बात सुनी, सुनने के बाद कहा कि चाचा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अभी यहाँ तो भतीजे ने जैसे ही सुना, उसके बाद तो इंतज़ार करने लगता है। अब भतीजे के पास पहुँचने के लिए उसे लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। जब सफ़र तय करेगा तो रास्ते में उसे बहुत चेक पोस्ट मिलेंगे, कहीं उससे गाड़ी चेकिंग भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे गुमान था अपने उस वर्दी पे कि क्योंकि उस वर्दी की वजह से उसे कोई रोक नहीं सकता है। कहानी आगे चलने लगती है। आखिरकार अपने भतीजे के पास 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच जाता है और इस लाश को दफना दिया जाता है। लाश जब दफन की गई थी तो उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश पड़ते-पड़ते कई दिन हो जाते हैं। आखिरकार 12 दिन बीतने के बाद वो लाश निकल के बाहर आ जाती है। वो जैसे ही लाश निकल के बाहर आती है तो पूरे प्रदेश भर में इस बात की खबर फैल जाती है कि आखिरकार एक पुलिस वाले ने एक महिला कांस्टेबल की हत्या की है और हत्या करने के बाद डिक्की में लाश को अपने रखता है और 200 किलोमीटर दूर जाकर उसको दफना देता है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक रक्षक भक्षक कैसे बन गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजा और कहानी के तह तक में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उड़ीसा के प्रदेश जिला कटक से। कटक का एक गांव लगता है, इलाका है जिसका नाम है खूंटनी। खूंटनी से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। ये तारीख होती है 17 मार्च 2022। फ़ोन करके बहुत हड़बड़ाया हुआ था, डरा हुआ था। फ़ोन करके कहता है कि साहब एक ट्रक वाला है, एक महिला को एक्सीडेंट करके चला गया है और उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके आप मौके पे आ जाइए। पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली, पुलिस सूचना प्राप्त करने के बाद मौके पे पहुँच जाती है। मौके पे जब पुलिस आकर सॉरी, तो उस दृश्य को देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है। जो भी व्यक्ति देखता है परेशान हो जाता है। लगभग 6 महीने की वो गर्भवती महिला होती है। उसका एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ था, इतना ज़ोरदार था कि वो उस महिला का पेट भी फट जाता है, उसका बच्चा भी बाहर निकल के आ जाता है। वो दृश्य को, भयावह दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आँखें नम हो जाती है और पुलिस वालों ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो उसके बारे में पता चलता है कि इस महिला का नाम है अपर्णा प्रियदर्शनी। दरअसल जो 6 महीने की गर्भवती होती है, उसके पति का नाम होता है दीपक कुमार रावत उर्फ दीपू, जिसका जिला होता है उड़ीसा का। एक जिला लगता है जिसका नाम जाजपुर है। जाजपुर का एक थाना लगता है तमका, और तमका थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है डांगर फाटा। ये वहाँ का रहने वाला व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी होती है। इसके बारे में पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि दीपक कुमार रावत उर्फ दीपू साल 2006 बैच का पुलिस कांस्टेबल होता है। बस पुलिस ने उसको ये सूचना दी तो उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जहाँ भी कहीं हो वहाँ पे आ जाइए। जैसे ही इसको सूचना मिलती है, वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था, बिलख रहा था, परेशान हो रहा था। आखिरकार वो अपनी पत्नी को लेकर
जब शमशान घाट जाता है तो लोग देख रहे थे कि ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत दिन इसके ज़िंदगी में आने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही इसकी ज़िंदगी का चिराग बुझ चुका है। अब आगे ज़िंदगी इसकी कैसे कटेगी? तो इस तरह की बातें थी। वो लड़का ड्यूटी करता है, ड्यूटी है उसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कमिश्नरेट कार्यालय है, वहाँ पे एक जॉब करता है क्लर्क की। आखिरकार वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उस वक्त को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अपने काम में वो लगातार ध्यान देता था ताकि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को एक नई जिंदगी भूल कर एक नई जिंदगी का शुरुआत कर पाए। ऐसे ही करते करते जब 1 साल बीत जाता है तो एक सुमित्रा साहू नाम की एक लड़की होती है। सुमित्रा साहू नाम की एक लड़की जो होती है, जो ट्रैफिक पुलिस में है, और उसकी ड्यूटी डीसीपी कार्यालय जो कि भुवनेश्वर में ही लगता है। वहाँ वो लड़की अचानक इस लड़के से, जो हालांकि इससे वो 15 साल उम्र में ज़्यादा बड़ा है, इससे टकराती है। और इससे टकराने के बाद दोनों में आपस में बातचीत होती है। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की अपने बारे में बताती है कि वो ट्रैफिक पुलिस में है। लड़का अपने बारे में बताता है कि वो कमिश्नर कार्यालय के अंदर लिपिक है और बाबू है, और कभी कोई काम हो, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दोनों आपस में ऐसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और एक दिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए तो लड़की ने उस लड़के को पहचान लिया था कि लड़का वाक़ई बहुत अच्छा है, उसकी आदतें बहुत अच्छी है। ऐसे ही करते-करते उसने पूछा कि तुम्हारे अपने ज़िंदगी में कोई है? शादी की है या नहीं की? उसने कहा, नहीं मैंने शादी ज़रूर की थी, लेकिन मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए मैं अब कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं चाहता कि जिससे मैं किसी और को इस तकलीफ़ दूँ, किसी और दुःख का सामना कर सकूँ। जैसे ही उस लड़की ने इस बात को सुनी, उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा भी इंसान है धरती पर कि अपनी पत्नी के मरने के 1 साल के बावजूद भी वो अपने जिसे बेइंतहा प्यार करता था, अभी भी करता है। जब दोनों की बात आगे बढ़ती है, दोस्ती से प्यार में बदल जाती है। उसके बाद फिर लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़की ने जब शादी की बात की तो ये शर्त रखी जाती है कि शादी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलने देना है। यानी कि वो नहीं चाहता कि ये बात फिर से वो धूम-धाम से दूल्हा बने, शादी करे, कि लोग उसको देखें। तो एक बार दूल्हा बन चुका है, दोबारा नहीं बनना चाहता है। लड़के ने जैसे ही बात कही, लड़की वो मान जाती है। वो अपने परिवार से बात करती है, अपने माता से, पिता से, भाई से, परिवार वालों से बात करती है। उधर जो पुलिस वाला होता है, वो अपने परिवार वालों से बातचीत करता है, और परिवार वाले तैयार हो जाते हैं, और शादी के साथ शादी को मंजूरी दे देते हैं। जैसे ही मंजूरी दे देते हैं, हालाँकि जो लड़का है वो चंद्रशेखरपुरा में सरकारी क्वार्टर है भुवनेश्वर में, वो वहाँ रहता है, और जो महिला कांस्टेबल है वो अपनी जगह पे रहती हैं। सिर्फ घर वालों की ही मर्जी से शादी हुई थी। 23 जुलाई 2024 को दोनों मिलकर एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। परिवार वाले भी इसमें तैयार हो जाते हैं। जब धूमधाम से शादी की बात आई तो लड़के ने कहा था कि इससे अच्छा है कि हम भुवनेश्वर में ही अपना एक या तो बढ़िया सा मकान ले लें या तो ज़मीन ले लेंगे, अपना घर बनाएंगे, आराम से रहेंगे, ज़्यादा दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब लड़की ने ये बात सुनी, लड़की को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैंने लगभग 13 लाख रुपए की सेविंग की है, अगर तुम्हें इससे कुछ मदद मिलती है तो आप एक काम करो, मुझसे 13 लाख रुपए ले लो और कुछ पैसे तुम डालो, और या तो ज़मीन लो या तो फ्लैट ले लो। जब ये बात है अगस्त 2024 में पैसे दे दिए गए थे। अगस्त का महीना पूरा होने चलता है, उसके बाद जो आगे आने वाला जो महीना होता है, तो ऐसे ही बीतते चल जाते हैं महीने। तो अगस्त के अगले साल आ जाता है, यानी कि अगस्त 2025 आ जाता है। ठीक 12 महीने बीत जाते हैं, और ये जो कांस्टेबल होती है सुमित्रा, वो अपने पति से कहती है कि तुम इसी से ये भी नहीं कहते हो कि हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम कहीं ज़मीन भी नहीं ले रहे हो, तुम कहीं फ्लैट भी नहीं ले रहे हो, तुम्हारी नीयत में कोई खोट तो नहीं है? क्या बात है? तुम सच क्यों नहीं बताना चाहते? जब उसने अपने पति से ये बात करना शुरू किया तो उसके पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द ही ऐसे कुछ कर लेंगे। तभी उसने जिद पकड़ ली कि मुझे 13 लाख रुपए भी चाहिए, साथ ही 7 लाख रुपए और चाहिए, टोटल मिला के 20 लाख रुपए इंतजाम कर लो। धूमधाम से शादी करनी है, पूरे समाज को बतानी है, स्टाफ को बतानी है। जब बाकी लोग मुझसे शादी के लिए कहते हैं तो मुझे अटपटा लगता है, ये कहते हुए कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक कुंवारी लड़कियों की तरह रहते हो। जब ये वाली बात आती है तो आखिरकार वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो वो 26 अगस्त 2025 को 10 लाख रुपए का जो इंतजाम कर देता है, और उसने 10 लाख रुपए देने के बाद कहता है कि मैं 10 लाख रुपए 1 सितंबर 2025 को दे दूंगा।
लेकिन कोई किसी तरह का कोई बवाल नहीं होना चाहिए, कोई शोर-शराबा नहीं होना चाहिए, बस तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम कर दूँगा। वो एक तारीख 1 सितंबर 2025 की तारीख आ जाती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। अब इस महिला कांस्टेबल को बहुत गुस्सा लगने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिससे शादी की थी, जिसके साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ उसने फेरे लिए थे, उसके नाम की माला जपने लगी थी, फिर भी उसको विश्वास नहीं था। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो हर हाल में चाहिए। आख आखिरकार वो तारीख आती है 6 सितंबर 2025 की। वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। तो लड़का कहता है कि एक काम करते हैं, आज दोपहर में मिलते हैं, दोनों साथ-साथ खाना खाएँगे, पैसे भी ले लेना। इतने भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस अब जो पुरुष कांस्टेबल है, दीपक ने अपने महिला कांस्टेबल अपनी पत्नी से ये कहा कि तो ढाई बजे उसका इंतज़ार कर रही थी, अपने ड्यूटी से निकलती है और ड्यूटी से निकलने के बाद सीधा उसके पास पहुँच जाती है। उसकी गाड़ी होती है जिसका नाम होता है होंडा सिटी, जिसका नंबर तो OD02 R8494। इस गाड़ी में वो दोनों बैठते हैं और बैठने के बाद अभी बैठे ही थे कि गाड़ी का सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ था कि उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू होने लगता है पैसे के लिए। जब उस महिला कांस्टेबल ने पैसे मांगे तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। तो उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि खाना भी खाएंगे पैसे भी देंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी गाड़ी का सफ़र थोड़ा सा और आगे चला था। गाड़ी ये राजभवन की तरफ पहुंची थी। यहीं पास में ही मुख्यमंत्री का आवास होता है। साथ ही वहाँ पास में उप मुख्यमंत्री का भी आवास होता है। वहीं आस-पास में कई विधायकों का भी आवास है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चल रही है, इसी बीच में कार पहुँचती है और कार पहुँचती है मैदान राजभवन के पास। राजभवन चौक के पास गाड़ी पहुँचती है। यहाँ पे दोनों में कहाँ सुनी हो जाती है, जामुन का एक पेड़ होता है बड़ा-सा, तो उसकी गाड़ी रोक ली जाती है। रोकने के बाद वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कि डिमांड पैसे चाहिए। बस यहीं से इतनी बात इतना ख़राब होती है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर देता है। और जब वो मारना-पीटना शुरू कर देता है, तो मारते-पीटते ऐसा होता है, ये प्रकाशित होता है कि उसका गला दबाकर हत्या की जाती है और ये प्रकाशित होता है कि वो चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है। आखिरकार उसकी हत्या तो वो कर देता है, हत्या करने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि इस लाश का मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी उसने कार को मैं एक रोड में लेके जाता है और सुनसान जगह में ले जाने के बाद वहाँ इंतज़ाम करता है कि वो उसकी लाश को एक बोरी में पैक कर सके, ताकि वह अचानक से नहीं किया था। अगर उसने चाकू से ही ये किया तो ये प्लानिंग के साथ किया। उसने सब कुछ अपने पास इंतज़ाम कर रखा था। एकांत जगह में जाने के बाद उसकी बॉडी को पैक करते हैं। पैक करने के बाद डिक्की में रखता है और फिर वो खाना नहीं खाता है और वापिस लौटकर अपने ऑफ़िस की तरफ आता है। और सब कुछ बिल्कुल ऐसे था जैसे वो कहीं कुछ परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद शाम के 7 बजे, साढ़े 7 बजे होने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही शाम के 7 साढ़े 7 उससे ज़्यादा का वक़्त हुआ होता है, तो अपने अधिकारी के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या छुट्टी मिल सकती है? तो अधिकारियों ने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हो लेकिन टाइम से आ जाना। वो कहता है कि ठीक है साहब। वो अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले वो अपने भतीजे को फ़ोन करता है और भतीजे को फ़ोन करने के बाद उसके भतीजे का नाम होता है विनोद, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल। वो रहता है उड़ीसा प्रदेश के पिंजौर जिले का एक घाट गाँव का क्षेत्र है, कुशनपुर गाँव लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है। उससे कहता है कि विनोद मैंने यहाँ एक कत्ल कर दिया है। विनोद ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि वो किसका किया है, क्यों किया है। उसने कहा कि ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है मुझे बताइए क्या करना होगा। उसने कहा कि लाश को ठिकाने लगाना है, इस लाश को ठिकाने लगवाने में मेरी मदद करो। अब यहाँ से 195 किलोमीटर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं सफ़र था। इस इस सफ़र तय करना था। दीपक आखिर में बार-बार ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं कैसे जाऊँगा, कैसे नहीं जाऊँगा? हालाँकि जो उसके तन पर वर्दी थी और वो वर्दी होने के कारण वो डर नहीं रहा था कि अगर कहीं चेकिंग पे रोकने की कोशिश भी हो तो वो बोल देगा कि मुझे मम्मी-पापा से मिलने की ज़रूरत है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो टाइम आ जाता है और 6 सितंबर 2025 की रात को ही वो चलता है और 7 सितंबर 2025 को सुबह 5 बजे के आसपास जैसे था रुकते रुकाता आखिरकार वो सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। लाश डिक्की के अंदर ही रखी हुई थी। दोपहर लगभग ढाई बजे के आसपास का उसका कत्ल होता है। सुबह यानी कि अगले तारीख की सुबह 5 बजे पहुंचता है और यहाँ पे जो उसका भतीजा है, उसके भतीजे ने अपने एक दोस्त से बात की थी जिसका नाम शंभूनाथ होता है।
शंभूनाथ मेहता से बोलता है कि चाचा ने ऐसे कत्ल कर दिया है, रुपए पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उस लाश को ठिकाने लगाना है। तभी शंभूनाथ कहता है कि ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसी रात जब फ़ोन आया था, उसी रात उसने जेसीबी का इंतज़ाम किया। जेसीबी वाले से कहा कि शौचालय के लिए गड्ढा खोदना है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। उसने बढ़ाकर कुछ पैसे माँगे, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मेरा काम आज कर दो तो फिर अपना कल से काम शुरू करवा सको, इसीलिए आप आ जाओ। जेसीबी आता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद तैयार कर लिया जाता है। सुबह एकदम दिन निकला हुआ था, तो उससे पहले गड्ढा तैयार था, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। बारिश पड़ने की वजह से ही आखिरकार ये इंतज़ार कर रहे थे शाम होने का कि कब शाम होगी। जब लगभग रात के 8:30 बजे के आस-पास वक़्त हो रहा था, तब वो उन 3 मिलने के बाद उस गड्ढे के अंदर लाश को रख देते हैं, और लाश को रखने के बाद उसे उसे मिट्टी डालते हैं। और बारिश कम नहीं होती और कटान लगातार चल रहा था। इधर तो कटान हो रहा था, और अचानक से लापता होने की वजह से जब ड्यूटी पे नहीं है तो बाकी पुलिस वाले पूछेंगे कि आखिरकार ये जो सुमित्रा है वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, ड्यूटी नहीं आ रही। उसके फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो पता नहीं चल पा रहा था। उसके परिवार से पूछने की कोशिश करे तो परिवार को भी नहीं पता चल पाया। परिवार वालों ने दीपक से पूछा, तो दीपक, क्योंकि दीपक के बारे में सिर्फ उसके परिवार लोग जानते थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। अब पुलिस वाले को लगता है कि महिला कांस्टेबल का यूं अचानक से गायब हो जाना ये बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने एक रिकॉर्ड, पुलिस कॉल की रिकॉर्ड निकलवाना शुरू किया। तो सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है पता लगा वो कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर दीपक रावत से होते हैं। आखिरकार ये दोनों का रिश्ता क्या है, पुलिस ने जब इस कुंडली को खंगालने की कोशिश की, उससे जो पूछा तो वो खुद ही पुलिस के साथ नाटक कर रहा था उस लड़की को ढूंढने में, मदद करने में। जब पुलिस ने लोकेशन देखी तो दोनों को लोकेशन एक ही पाई जाती है, तो जल्दबाजी में उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करना भूल जाता है जहाँ पे उसकी लाश दफनाई गई थी। दरअसल वहीं पर उसके अंतिम लोकेशन थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की अब जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो एक एक कड़ी को जब जोड़ना शुरू किया तो उसने उस लाश को मदद कराने में कि कहाँ पे दफनाई गई है, उस लाश को आखिरकार पुलिस ने बाहर निकलवा ही लिया। और कुछ तो बारिश की पानी कटाव से बाहर आ जाती है, तो कुछ उस पुलिस वाले ने अपने जब मार खाता है तो पुलिस वालों को बता देता है, तो सच उगल देता है और बता देता है। न केवल अपने बारे में बताता है बल्कि भतीजे के बारे में बताता है, और भतीजे का एक दोस्त जो होता है शंभूनाथ मेहता उसके बारे में भी बता देता है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। और लेकिन जब पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी इनके डीजीपी इस बात का पता चलता है, उन्होंने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया। और एसआईटी का गठन करने के बाद वो कहते हैं कि इस मामले की जो जांच पड़ताल होगी वो खुद की निगरानी में होगी। मुझे हर एक बिंदु की बारीकी से जांच पड़ताल चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके जो भी पहलू हैं उसका पता चलना चाहिए। जब पुलिस ने ये जांच पड़ताल की और अखबारों में प्रकाशित हुई है खबर, तो जो पहली पत्नी है उसकी पहली पत्नी वाली के परिवार वाले ने पुलिस को आकर एक कहानी बताई। उसने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बेटी के भी, अपर्णा प्रियदर्शनी की भी इसने हत्या की है। हत्या क्यों की है, इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि जब इसकी महिला मारी जाती है, इन जो सड़क दुर्घटनाएं मारी जाती है, तो उसका एक बीमा था और बीमे की वजह से 1,20,00,000 रुपए का उसको मिले थे। पुलिस वाले ने जब ये बात सुनी तो फिर सुमित्रा के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि सुमित्रा के नाम से भी 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी, यानी कि वो इसका भी लाभ उठाने वाला था। दो पत्नी दोनों का कत्ल, और दोनों पत्नी का कत्ल होता है तो वो दोनों पत्नी की वजह से 2 करोड़ रुपए की रकम ऐंठना चाहता है। हालांकि